हाँ जी, आज हम लोग करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाउ कैपिटल्स आर एडजस्टेड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये मैंने बताया था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो या तो हम उसको सारा अमाउंट पे कर देते हैं, अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज अ लायबिलिटी अपॉन अ फर्म। ये भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट हम पे कर दें, कुछ लोन में ट्रांसफर कर दें, कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है। बात ही आती है कि उसके जाने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट होगी। ठीक है, उसके वेरियस केसेस हैं, होने को जितने भी केसेस हैं सबका एक ही क्रक्स है। आपको ध्यान से पढ़ना है, सब में बात एक ही कही गई है, बस करने के तरीके, कैलकुलेशन करने के तरीके बदलते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा अकाउंटेंसी में ये बात ध्यान रखो, अकाउंटेंसी में आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, यू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड अच्छे से कर लोगे। आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि आपको जो लिखा है उसको समझना और करना है। सेम एडजस्टमेंट में भी है, जो लिखा है वो समझना है और करना है। ठीक है, तो अब जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसके वेरिएंट्स हम लोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस है, हम मान के चलते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास ए और बी पार्टनर है और सी है, इनकी 3:2:1 की रेशो है। ए की कैपिटल 2 लाख, बी की 3 लाख और सी की 250। ये जो कैपिटल है दिस इज बिफोर एनी एडजस्टमेंट। मतलब जो बैलेंस शीट में मेंशन होती है ना, वो है, जो बैलेंस शीट में कैपिटल होती है वो है हमारे पास 2 लाख, 3 लाख एंड 2,50,000। चलो इसको 4 कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। ठीक है, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख, ये हमारी कैपिटल है जो बैलेंस शीट में गिवन है। तो यानी कि टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 9 लाख। आफ्टर एडजस्टमेंट्स, आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब जिसमें हमने रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, गुडविल की, रिजर्व की, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो बैलेंसेस आते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, ए की कैपिटल हो गई मान लो 2,80,000, बी की कैपिटल हो गई मान लो 3,20,000 और अमाउंट पेबल टू सी आपका हो गया 4,50,000। ठीक है, ये समझ में आ गया। न्यू रेशो भी दे देते हैं, न्यू रेशो के लिए चलो इतना सारा नहीं लेते, ओल्ड रेशो ही रख लेंगे। ये हमारे पास फैक्ट्स है। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट के वेरिएंट्स करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड at rupees 8 lakh in adjusted in PSR। ठीक है, ये PSR में एडजस्ट हो रही है। यहां पर हमें जो पार्टनर को पेमेंट करनी है, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर, उसका कोई रोल नहीं है। सिंपल सी बात है, न्यू फॉर्म की कैपिटल इतनी है ना, यानी कि 8 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में 3:2 में। ठीक है ना, तो कितनी हो गई? 4,80,000 और 3,20,000, ये हो गई।
पहले की कैपिटल कितनी आ रही है 280 एंड 320, यानी कि बी की तो सही है। ए को कितनी लेकर आनी है, ए कितनी कैपिटल और लाएगा 2 लाख, यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल 2 लाख। समझ में आया? नहीं आया तो मुझे बताओ, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगी। क्लियर है? यहाँ पे सिंपल हमें कैपिटल दे दी और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी में अगर ऐसा होता टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म remain as before retirement, adjusted in profit sharing ratio। क्या मतलब समझ में आया इसका? क्या मतलब समझ में आया? कैपिटल हमारा 9 लाख रहेगा और डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ओल्ड नई फॉर्म है। अब यहाँ पे बात यह है कि हमारी ओल्ड और न्यू पीएसआर सेम ही है। इस क्वेश्चन में हमने सब जगह अभी न्यू पीएसआर अलग से कुछ ली नहीं है, तो ये न्यू पीएसआर में ही होगा। ये भी जो न्यू पीएसआर ही है, ये भी न्यू पीएसआर ही है ए और बी की। यहाँ पे भी ए और बी की 3:2 न्यू पीएसआर ही है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना हो गया, यहाँ पे इन तीनों की मिला के 9 लाख थी, अब ए एंड बी की मिला के 9 लाख रहेगी। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो 9 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 540 और 360 है ना, जबकि कैपिटल कितनी है उसकी 280। ये उनकी न्यू कैपिटल है, ये उनकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट है 280 और 320। ये कितनी लेकर आएगा 260 और ये 40। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 260 40, तो ये 3 लाख हो गई। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि हमें पहले वाले केस में न्यू कैपिटल गिवन थी, यहां पे भी बेसिकली न्यू कैपिटल गिवन ही थी, बस बोलने का तरीका बदल गया था। बात तो वही कह रहे हैं ना, वो बस बोलने का तरीका बदल गया कि ये वाली कैपिटल ही रहेगी टोटल। अब इस पूरे में जो ट्विस्ट आ जाता है वो ये कि अभी हम कैश के थ्रू कर रहे हैं। अगर वो ये बोल दें कि नहीं, जो भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के थ्रू करने है, तो करंट के थ्रू कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां कैश लिख रहे हैं वहां करंट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? क्लियर? श्योर? वो तो कर देंगे ना, पे कर दिया, पेबल है, अब उसको लोन में डाल देंगे, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका अभी कोई रोल ही नहीं आया, उसको तो पेमेंट करनी है, कर दी। अगर लोन में डालना है लोन में डाल दिया, वो तो न्यू फॉर्म का पार्ट ही नहीं है ना। ठीक है ना, समझे? ये नोट डाउन करो, फिर आगे के केस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट केस आता है अमाउंट पेड टू सी brought in by A and B in their profit sharing ratio। इसका मतलब क्या हुआ, हम सी को पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी में सीज कैपिटल, इससे ये बात क्लियर हो गई कि वो लोन में ट्रांसफर तो नहीं हो रहा,
कैपिटल में ही जा रहा है, तो सी इज कैपिटल टू कैश। ये पेमेंट हो रही है पूरी 4,50,000 की। अब ये 4,50,000 वो किस रेशो में ला रहे हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो कितना कितना लेकर आएंगे, ये 3:2 की रेशो में लाएंगे तो 2,70,000 और 1,80,000। ठीक है, अब यानी कि जब हम रिवाइज बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे कि 2 लाख, तो ये 280 तो उसकी पहले से थी, 270 वो और ले आया, कैपिटल चेंज हो गई ना भाई, कैपिटल उसकी 280 पहले से थी और 270 वो और ले आया, तो टोटल कैपिटल 550 हो गई ना, तो वो दिखाएंगे। ऐसे ही बी की कैपिटल 320 एंड 180, तो 5 लाख हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कैपिटल वो लेकर आएंगे वो कैपिटल उन्हीं की कैपिटल को इंक्रीज कर रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो कैश ला रहे हैं वो कैश पे कर दिया, सिंपल। अब इसमें लैंग्वेज कुछ ऐसे लिखी होती कि अमाउंट, अब अगर ये बात ऐसे लिखी हो कि अमाउंट पेड टू सी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी इन, अब यहां पे बात बदल गई, कैसे बदल गई समझ लो, इन सच ए वे so as to make their capital in profit sharing ratio। समझ में आई बात? वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो कैपिटल के लिए कैश तो लाएंगे, मतलब इतना ही लाएंगे, 4,50,000 का ही कैश लाएंगे, लेकिन अभी क्या हुआ, कैश लाने के बाद उनकी कैपिटल और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफरेंट है ना, डिफरेंट थी ना इस केस में। वो इस तरह से कैश लाएंगे कि उनकी कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बन जाए, उनकी जो कैपिटल हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट हो जाए, मतलब उनकी कैपिटल रेशो और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, कैपिटल ऑफ ए और बी कितनी है, 280, 320, ये हो गया 6 लाख, ये हो गई टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसी में ऐड कर दी अमाउंट पेबल टू सी, सी को कितना करना है 450, यानी कि नई फर्म की टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल, ये तुमको टर्मिनोलॉजीज इसलिए पता होनी चाहिए और वर्किंग नोट्स में भी पूरा इसलिए लिखो क्योंकि इससे नोट डाउन बाद में करना, पहले समझ लो, क्योंकि इससे तुमको एमसीक्यूज को हैंडल करने में इजी होता है। एमसीक्यूज में इन्हीं एडजस्टमेंट्स में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट दे दी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ऑप्शन में 6 लाख भी होगा, ऑप्शन में 9 लाख भी होगा और ऑप्शन में 1050 भी होगा। आंसर सही होगा 1050, लेकिन हम इधर ध्यान ही नहीं देते क्योंकि जब हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं तो हम सब टिक 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 प्लस प्लस कर देते हैं, हम कभी ये लिखते ही नहीं है क्योंकि हमें लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिर एमसीक्यूज में जब पूछे जाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। तो
तो एमसीक्यूज यहीं से निकल कर आते हैं, इसीलिए एमसीक्यूज हमेशा ज्यादा, अगर एमसीक्यूज वाला पेपर है तो वो हमेशा ज्यादा टफर होता है एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव पेपर, बिकॉज एमसीक्यूज में आपसे बहुत डीप पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं, ज्यादा पॉइंट्स कवर किए जा सकते हैं क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके एमसीक्यूज में आप रट्टे नहीं लगा सकते हो, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तभी आप उन्हें डील कर सकते हो। तो ये टोटल कैपिटल हो गई। अब इसको हमने ए और बी की जो न्यू पीएसआर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2, तो कितनी हो गई 630, 420, 10,50,000 हो गई। अब देखो ए की कितनी थी 280, तो वो कितना कैश लेकर आएगा 350, और इसकी कितनी थी 320, तो ये कितना कैश लाएगा। अल्टीमेटली कैश तो 450 ही आ रहा है, लेकिन 450 कैसे आ रहा है, 350 ए लेकर आएगा और 1 लाख बी लेकर आएगा। अब इससे क्या हुआ, इनकी कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो गई और वो कैश भी उतना ले आए, दोनों पर्पस सॉल्व हो गए ना। अब उनकी कैपिटल भी 3:2 की रेशियो में आ गई। समझ में आएगी बात, क्लियर हुआ। अब नोट डाउन करो, समझो, नहीं समझ में आएगा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो इसका इजी वर्जन देखो। अब एक अगर ये लिखा हो कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर ऐसा कुछ लिखा हो, सिर्फ इतना सा लिखा है ये इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए की कैपिटल बी की कैपिटल कितनी कितनी है 280 और 320, कितनी हो गई 6 लाख। इसको न्यू पीएसआर 3:2 ए और बी, ठीक है ना, 360 और 240, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये बोला कि जो भी उनकी कैपिटल है उनको पीएसआर में एडजस्ट कर दो, तो हमने कर दिया। अब इसके 280 है, होनी चाहिए 360, तो ये कितनी लेकर आएगा 80,000, और इसकी है 320, तो ये विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ करेगा और ये ब्रॉट इन है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो टोटल कैपिटल है वो उन्हें 6 लाख की रखनी है जो उनकी आई है, बस वो पीएसआर में एडजस्ट कर दो। हाँ, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर दी 80,000। और इस केस में आपको एक फायदा ये है कि हमेशा ऐसा होगा, एक पार्टनर जितना ब्रॉट इन है दूसरे को उतना ही विड्रॉल होगा, क्योंकि टोटल कैपिटल तो हमें इंटैक्ट रखनी है ना, तो हमने टोटल कैपिटल को इंटैक्ट रख दिया। 80,000 इसका ब्रॉट इन है, 80,000 इसका विड्रॉल है। इस वाले केस में हमने कहा ये तो है ही है, और जो पहले वाला था कि कैश ब्रॉट इन करेंगे वो भी है ही है, तो हमने उन दोनों को क्लब करके एक ही नई एडजस्टमेंट बना दी। समझ रहे हो, अभी हमने एक केस किया था कि अमाउंट पेड टू सी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी, वो किया, एक हमने ये वाला केस कर लिया, हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये नया बन गया, सिंपल। अब हमने इन दोनों को मिला दिया, मैंने कहा ना देखो अभी तक कुछ भी नया नहीं आ रहा, सेम चीज ही चल रही है, बस सेम चीज ही, बस उसमें वर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे लिखा हम करते जा रहे हैं। इसमें और बहुत सारे वेरिएंट्स अभी आ जाएंगे। ये नोट डाउन हो गया, ये वाला भी हो गया, करो करो फटाफट से करो। अभी हमने एक एडजस्टमेंट जो ये वाली की थी, अमाउंट पेड टू सी is brought in by A and B in such a way so as to make their capitals in proportion। यहां तक हमने कर लिया। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया, मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश ₹20,000।
ठीक है, और हमारा जो ऑलरेडी बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस शीट में दैट इज 30,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस हमारे पास 30 है, हमें चाहिए सिर्फ 20, यानी कि 10,000 का बैलेंस हमारे पास कैश का वो है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैलेंस है। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर पूरे क्वेश्चन में कोई और कैश के ट्रांजैक्शन भी है तो उसको भी यहाँ पे एडजस्ट करके देख लेना है। अगर कुछ हमने खरीदा है, कुछ बेचा है, कोई पेमेंट की है, व्हाटसोएवर कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन अगर की है तो उसको जरूर कंसिडर कर लेना एक बार। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर पहले वाला केस तो करेंगे, ए है, बी है, 280 है, 320 है, 6 लाख है। ठीक है ना, ये टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, फिर ऐड अमाउंट पेबल टू सी, कितना है 450। अब यहां पर 450 में से 10,000 तो फॉर्म पे कर रही है ना, जो 450 है 10,000 तो फॉर्म के कैश में से पे हो गया, बचा कितना जो ए और बी को लाना है 440। तो हमने कहा 10,40,000 और यहाँ पर वही न्यू PSR 3:2 ए और बी, तो हमने कर दिया। तो ये कितना आ गया 624 416। कितनी थी इसकी 280, तो ये कितना कैश लेकर आएगा 344 और इसकी थी 320, कितना लाएगा 96। अब देखो इन दोनों का टोटल आपका 440 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। इसका मतलब ये 440 लाएंगे, 10,000 फॉर्म के पास था। यहीं पे अगर केस कुछ ऐसे होता कि ऑलरेडी कैश बैलेंस हमारे पास होता 15,000, हमें मिनिमम बैलेंस करना है 20,000, हमारे पास है 15,000, तो क्या करना पड़ता 280 320, ये जो 6 लाख है ये तो ए और बी का हो गया, फिर ये ए प्लस बी हो गया, सी के लिए वो कितना लाएंगे 450 और फॉर्म के लिए कितना लाएंगे 5। फॉर्म के लिए 5 और लाना पड़ेगा ना, क्योंकि मिनिमम बैलेंस उन्हें 20 चाहिए, जबकि है हमारे पास 15, तो इतना लेकर आएंगे। तो यानी कि 10,55,000 कैपिटल हो गई। अगेन ए एंड बी, न्यू PSR 3:2, तो कितना हो गया, तो ये आ गया 633 422। अगेन ये 280 माइनस किया तो ये कितना लेकर आएगा 353 और ये 102। तो इन दोनों का टोटल हो गया 4,55,000। सब जगह बात तो सेम ही चल रही है, बस हमारा तरीके बदलते जा रहे हैं, कैलकुलेशन से चेंज हो रही है। और वो कैलकुलेशंस में भी हमें कुछ लर्न नहीं करना। कभी लर्न मत करना कि ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, क्योंकि मैंने ये लिखवाया है। हो सकता है TS ग्रेवाल में केसेस कुछ और दे रखे हो सकता है DK गोयल में केसेस कुछ और दे रखे हो सकता है तुम्हारे टीचर्स तुम्हें केसेस कुछ और कराएं। तो डोंट लर्न केस नंबर से लर्न नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। केसेस और भी बहुत सारे बन सकते हैं, वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के वेरियस केसेस बन सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, चलो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं।
कहानी का अगला भाग ये है कि जब हम किसी पार्टनर को लोन पे नहीं करते, सॉरी कैश पे नहीं करते, तो वो लोन में चला जाता है। हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा देते हैं पार्टनर्स लोन, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन दिखा देते हैं और बैलेंस शीट टैली कर लेते हैं। व्हाट नेक्स्ट? उस पार्टनर के लोन की पेमेंट तो करेंगे। हम वो पेमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस वेज? अब हमें पार्टनर्स लोन बनाना सीखना है। रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनता है जो उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो इसको भी मिटा देते हैं, जगह थोड़ी और ज्यादा चाहिए। सबसे पहले हमने कहा कि अमाउंट पेबल टू सी ₹2 लाख, ठीक है ना। और रिटायर कब हो रहा है? March 31, 2024 को रिटायर हो रहा है। ये तो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि इतना अमाउंट से पे करना है। 31 मार्च 2024 को रिटायर हो रहा है। अब अमाउंट लोन पेबल इन 2 equal installments along with interest of rupees of at the rate of 12% per annum, ठीक है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ? 2 लाख कि 2 इंस्टॉलमेंट्स कितने की हो गई? एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख। हाँ, मतलब जग रहे हो ना? ठीक है, 1 लाख की हो गई। चलो अब बनाते हैं सीज लोन अकाउंट। सीज लोन अकाउंट में 2024 मार्च 31 बाय सीज कैपिटल अकाउंट हमने डाल दिए 2 लाख। फिर हमें अकाउंट क्लोज तो करना ही है। मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 2 लाख, ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। 2 लाख 2 लाख। फिर 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। चल रहा है सिंपल। अब 1 साल हो गया। 2025 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, कितने पे इंटरेस्ट लगाओगे? 2 लाख पे। हमेशा इंटरेस्ट फुल अमाउंट पे लगता है जो आउटस्टैंडिंग है। 2 लाख पे 12%, कितना इंटरेस्ट हो गया? 24,000। फिर 2025 मार्च 31 को टू बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे की, हमने कहा 1 लाख की तो इंस्टॉलमेंट पे की और 24,000 का इंटरेस्ट। अब एमसीक्यूज में आपसे यही पूछ लेते हैं कि टोटल इतने हमारे कितनी प्रिंसिपल पे किया और कितना इंटरेस्ट पे किया। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना प्रिंसिपल पे किया। और फिर यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आ गया 1 लाख, ठीक है जी। 224 आ गया, 224 आ गया। फिर 2025 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। और 2026 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना लग जाएगा? 12,000। और हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर दिया 2026
सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कितना है 1,00,000 और 12,000 तो 1,12,000। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो बिल्कुल सिंपल पेमेंट कर रहे हैं ना हमने इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं, इंटरेस्ट लगाते जा रहे हैं बचे हुए अमाउंट पे। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक लोन खत्म हो गया 2 साल में। अगर ये लोन कुछ इस तरह पे करते हैं, लोन पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं, ऑफ ₹55,000 ईच, इंक्लूडिंग 55 में 65 करते हैं, 65,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब यहाँ पर 65,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि वो 2 लाख से ज्यादा बन रहा है। ये तो समझ में आ गया ना, वो 2 लाख से ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब इस 65,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, बट हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, ये नहीं हमें पता। तो यहां पर समस्या ये आ जाती है कि हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो P&L में जाना है और जितना प्रिंसिपल वाला पोर्शन है उससे लोन कम होना है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, बनाते हैं सीज लोन। स्टेप 2024 March 31st बाय सीज कैपिटल 2 लाख। 2024 March 31st टू बैलेंस CD 2 लाख। ठीक है ना? यहां तो कोई चेंज आएगा ही नहीं ना। ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। 2024 April 1 बाय बैलेंस BD 2 लाख। अब बात आती है कि 2025 March 31st बाय इंटरेस्ट 10% लगना है, 20,000 का लगा दिया, 20,000 का इंटरेस्ट लगाया। 5 March 31st टू बैंक अकाउंट। देनी हमें 55,000 ही है, क्योंकि हमें बोला है 55,000 की पे करनी है, लेकिन 65 की, सॉरी, हाँ, देनी हमें 65,000 की है। अब 65 में से अगर 20,000 इंटरेस्ट है तो यानी कि 45,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, और फिर टू बैलेंस CD 155। समझ में आया कि हमने क्या किया कि 55,000 जो हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट है उसमें से 20,000 हमने इंटरेस्ट माइनस किया और जो बचा हुआ अमाउंट है वो प्रिंसिपल में चला गया, तो टोटल 55 ही पे की। हाँ, 50 क्यों, हाँ 45, ठीक है। तो 45 प्लस 20,000। अब 2025 April 1 बाय बैलेंस BD 155 और 2026 March 31st इंटरेस्ट हमने लगाया 15,500 का, और यहां जब पे करेंगे
तो हमने कहा टू बैंक अकाउंट 55 ही पे करेंगे, सॉरी 65 ही पे करेंगे। इस 65 में 15,500 तो इंटरेस्ट हो गया, कितना बचा 49,500 प्रिंसिपल। समझ में आया? 49,500। तो अब बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस ईडी कितना हो गया, कितना हो गया 65 माइनस किया तो 105,500 है ना? क्लियर हो गया? अब ऐसे हम चलाएंगे 2026 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 105,500 2026 सॉरी 2020 सही आ रहा है ना ये 24 25 25 26 हाँ 2027 मार्च 31 इंटरेस्ट 10,550 आ गया। जो बैलेंस अमाउंट है उस पे लगाएंगे मार्च 31 टू बैंक अकाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट 65,000। कितना इंटरेस्ट है इसमें 10,550। तो प्रिंसिपल कितना हुआ, प्रिंसिपल कितना हुआ बताओ 55,450 ठीक है क्यों 54,450 बैलेंस कितना बचा 126,050 में से 65 माइनस कर दिया तो ये बचा 050 और 1 और 6 सॉरी यहाँ आएगा ना 61,050 ठीक है। अब आई लास्ट इंस्टॉलमेंट 2027 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 61,050। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इंस्टॉलमेंट पे कितनी करनी है 28 में टू बैंक अकाउंट फोर्थ इंस्टॉलमेंट 65 पे करनी है। तो हम यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ ही होगा कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में फाइनल सेटलमेंट करना है, नहीं भी लिखा हो तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइनल सेटलमेंट हैज बीन डन। तो पूरा 10% इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि 10% लगाएंगे तो 6105 बनता है। अब हमारा जो इंटरेस्ट आएगा ना वो आएगा 2028 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 3,950। ये इंटरेस्ट आएगा। तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है लास्ट इंस्टॉलमेंट में। लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट में चली जाएगी। ठीक है, ये दो केसेस होते हैं मेन, बाकी कुछ भी आ सकता है। हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स हम 2 साल बाद शुरू करें तो थोड़ा केस उसके हिसाब से बन जाएगा। अब वो आपको प्रैक्टिस से होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे ये कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो रिटायर ड्यूरिंग द ईयर ना हो, ओ सॉरी ड्यूरिंग द ईयर हो, एट द एंड ऑफ द ईयर ना करके, तो मंथ्स की भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो वो तो फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट ये दो ही हैं कि 2 तरह की इंस्टॉलमेंट हो सकती है, या तो इंटरेस्ट हमें अलग से ऐड करना है या उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। समझे? तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए हैं, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए हैं, प्रैक्टिस तुम्हारे पार्ट की बहुत सारी है। तो यू हैव सो मेनी चैप्टर्स टू प्रैक्टिस। रिटायरमेंट भी है, एडमिशन भी है, फंडामेंटल सब कुछ है, मतलब ये तो बहुत कुछ है।
अब अगर रिटायरमेंट अच्छे से आ जाता है तो डेथ वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ एक ही दिन का होता है, क्योंकि उसमें सारे रिटायरमेंट वाले पॉइंट्स ही हैं। सिर्फ डेथ में थोड़ी डेज की कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आ जाती है क्योंकि डेथ अनसर्टेन होती है, बाकी सब एक जैसा है। तो डेथ हमारा एक ही दिन में हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. Okay? Thank you.